बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ एहसन अमार। आज हम फिजिक्स क्लास 11 यूनिट नंबर 6 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स या एप्लीकेशन हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, जो हमने लास्ट में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक पढ़ा। ये दो उसकी एप्लीकेशन है, जिसमें पहला है आइसोथर्मल प्रोसेस और दूसरा है नेक्स्ट पेज में वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आज हम डिटेल में देखेंगे ये इसकी दो एप्लीकेशन जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस, ये क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? अ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है और जो कंडीशन ऑफ बॉयल लॉ है वो सेटिस्फाई रहती है। वो हमने पढ़ा ना बॉयल लॉ में, इसी यूनिट के पहले पहले लेक्चर में पढ़ा था बॉयल लॉ के, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है वो सेम रहता है। ठीक है, तो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसलिए बॉयल लॉ की कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अब हम देखेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर हम सिस्टम पे वर्क करें तो वो सिस्टम कैसा बिहेव करता है, या सिस्टम जो है वो सराउंडिंग पे वर्क करे तो उस सूरत में वो कैसे बिहेव करता है। फिर उसके बाद जो है हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की इक्वेशन लिख के उस पर इसको अप्लाई करेंगे और देखेंगे हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की जो इक्वेशन है वो किस तरह रिड्यूस होकर नई फॉर्म में बनी चली जाती है। वो उसकी न्यू फॉर्म देखेंगे क्या बनती है इस प्रोसेस में। तो चूंकि ये बॉयल लॉ की कंडीशन को फुलफिल करता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, बॉयल लॉ ये कहता है कि जो प्रेशर और वॉल्यूम है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, और इसमें चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट। ये भी हम उसकी डेफिनेशन में पढ़ के आए हैं और हमने पढ़ा हुआ है कि टेम्परेचर जो है वो इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने सिस्टम कंसीडर किया हुआ है आइडियल गैस सिस्टम है, इसमें आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स और ये पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन है। तो अब टेम्परेचर चूंकि कांस्टेंट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है वो भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। इंटरनल एनर्जी को मैं आई डॉट ई लिख रहा हूँ, ये भी क्या होगी? इसमें कांस्टेंट होगी, क्योंकि वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अब वैसे अगर हम देखें तो इंटरनल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? हम इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं यू से। ठीक है, अब टेम्परेचर चूंकि कांस्टेंट है तो एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, तो डेल यू जो होगा ना, मतलब डेल का मतलब होता है ना चेंज, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल यू हमारा क्या हो जाएगा? जीरो। अब यहाँ पे आपने एक बात ज़हन पे रखेंगे, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं होगी। टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही। ठीक है ना, मतलब जितनी है उतनी रहेगी, चेंज नहीं हो रही। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है, इंटरनल एनर्जी खुद जीरो नहीं है। तो अब चूंकि ये हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की जो इक्वेशन है वो क्या है? Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अब इस कंडीशन को हमने यहाँ पे अप्लाई करना है, मतलब डेल यू की जगह पे हमें जीरो पुट करना होगा, तो हमारे पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू जीरो प्लस डब्ल्यू, क्योंकि डेल यू जीरो है, टेम्परेचर कांस्टेंट है आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो उससे हमने देखा कि इंटरनल एनर्जी में चेंज जो है वो फिर जीरो हो जाता है। तो इसलिए हमारे पास जो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की, इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, तो ये एमसीक्यूज भी आ सकता है। इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक रिड्यूस टू, तो Q इज इक्वल टू डब्ल्यू, डेल्टा यू वाला फैक्टर जीरो हो जाता है। ये इक्वेशन अब हमें क्या बता रही है, इसको समझने के लिए हम ये जो हमारा सिस्टम है आइडियल गैस सिस्टम, इसको कंसीडर करने के मैंने ऑलरेडी बना ली है। ठीक है, देखें ये गैस के मॉलिक्यूल ये हमारा सिस्टम है, बाकी ये पिस्टन और उसके इर्द गिर्द का जो एरिया है वो सारा क्या सराउंडिंग में आएगा। ठीक है, अब इनिशियली ये गैस का जो वॉल्यूम है लेट हम कहते हैं वो कितना है? V1, इसका कोई इनिशियल वॉल्यूम है, और इसका जो प्रेशर है वो भी हम लिख लेते हैं, वो लेट है वो प्रेशर इसका है P1। ठीक है, अब हमने क्या करना है? अब हमने ना इस गैस को अलाउ करवाना है कि ये गैस एक्सपैंड करे। तब ये जब ये गैस करेगी ना एक्सपैंड, तो ये गैस के मॉलिक्यूल जो हैं ये अपनी सराउंडिंग के ऊपर वर्क करेंगे, मतलब इस पिस्टन को क्या करेंगे? अपवर्ड मूव करेंगे। अब पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ते आए हैं कि जब भी वर्क डन बाय द सिस्टम होता है ना, जैसे यहाँ पे सिस्टम हमारा वर्क कर रहा है सराउंडिंग के ऊपर, वो पॉजिटिव होता है, और जो वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है बाय सराउंडिंग वो नेगेटिव होता है। तो ये वाला जो वर्क है ना जो कि बाय द सिस्टम हो रहा है वो क्या होता है? वो पॉजिटिव वर्क होता है। अब अगर हमारा सिस्टम जो है ये सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है, मतलब पिस्टन को मूव अपवर्ड कर रहा है, तो उसका मतलब ये अपनी अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज कर रहा है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी को यूज करके ही वर्क होगा ना।
ठीक है। तो मतलब इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो गई है तो उस सूरत में टेम्परेचर हमने पढ़ा हुआ वो भी डिक्रीज होता है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो गई है तो फिर तो आइसोथर्मल की कंडीशन ही फुलफिल नहीं रही। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने स्टार्ट में गया कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट होना चाहिए, फिर ये तो डिक्रीज क्यों हो गया। अब देखेंगे डिक्रीज हुआ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ ये इसकी वजह क्या है। इसकी वजह ये है कि जब हम गैस को अलाउ कर रहे हैं ना कि वो एक्सपैंड करे, मतलब हम उसको जो हीट दे रहे हैं वो सारी की सारी जो हीट है वो वर्क करने में यूज कर रहा है। क्यू बराबर डब्ल्यू ये शो कर रहा है कि हम जो गैस को हीट देंगे कि वो एक्सपैंड करे और वर्क करे, वो सारी की सारी हीट एनर्जी क्या करेगा, वर्क में कन्वर्ट कर देगा। अपनी इंटरनल एनर्जी को चेंज बिल्कुल नहीं होने देगा। डेल यू जीरो ही रहेगा, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट ही रहेगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो ही रहेगी। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ कि सारी की सारी एनर्जी जो है वो गैस को जो हम हीट एनर्जी देंगे वो यूज कर लेगा इन एक्सपेंशन डूइंग ए वर्क ऑन द पिस्टन, ठीक है। मूव करेगा पिस्टन को अपवर्ड, सारी की सारी जो हीट एनर्जी है वो उसको वर्क में यूज करेगा, ठीक है। क्यू बराबर है डब्ल्यू, सारा का सारा हीट एनर्जी वर्क में चेंज हो जाएगी और इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, तो इसलिए डेल यू जीरो ही रहेगा। तो वो टेम्परेचर कांस्टेंट वाली कंडीशन फुलफिल रहेगी। तो इस सारे प्रोसेस की जो डायग्राम है वो ये वाली है, ठीक है। ये एक्सपेंशन हुई, इसको हम कहते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। जिसमें हमारा जो सिस्टम है सारी की सारी जो हीट एनर्जी को वो यूज कर जाता है एक्सटर्नल वर्क करने पे इन मूविंग अ पिस्टन अपवर्ड, और उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। डेल यू इक्वल टू जीरो रहता है। आइसोथर्मल की जो कंडीशन है टेम्परेचर कांस्टेंट वाली वो फुलफिल ही रहती है। इसको बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब एक होती है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एक होती है आइसोथर्मल कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब यह है कि अगर हम इस पिस्टन के ऊपर मतलब हम फोर्स लगा के गैस के मॉलिक्यूल्स को जो है वो कंप्रेस करें तो इससे भी सिस्टम की जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन हमने तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं ना होने देनी, डेल यू जीरो रखना है। तो हमने इंटरनल एनर्जी को चेंज नहीं होने देना। देखिए जब हम ये पिस्टन के ऊपर फोर्स लगा के गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर वर्क करेंगे ना, मतलब हम सिस्टम के ऊपर वर्क करेंगे। हमने पढ़ा हुआ वर्क डन ऑन द सिस्टम टेकन एज नेगेटिव। अब वर्क डन ऑन द सिस्टम जब नेगेटिव होता है तो हमारी इक्वेशन क्या है, हमारी इक्वेशन तो है Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की। अब वर्क डन ऑन द सिस्टम वो नेगेटिव होता है तो देखें Q इज इक्वल टू डेल यू माइनस डब्ल्यू। अब अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज ना हो, मतलब हमारा डेल यू जो है वो जीरो रहे, आइसोथर्मल की कंडीशन भी ओबे रहे, तो हम जब डेल यू को जीरो पुट करेंगे ना तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। लेकिन अगर हम देखें आइसोथर्मल एक्सपेंशन में Q बराबर है प्लस डब्ल्यू था, और आइसोथर्मल कंप्रेशन में हमारी जो इक्वेशन है वो Q बराबर है माइनस डब्ल्यू होगी। तो ये इक्वेशन ये शो कर रही है कि अगर हम चाहते हैं कि आइसोथर्मल कंप्रेशन में जो हमारा सिस्टम है उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहे, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो रहे, तो हमारा सिस्टम जो है वो हीट रिलीज करेगा, ठीक है। क्यू बराबर है माइनस डब्ल्यू शो कर रहा है, वो हीट रिलीज करेगा सराउंडिंग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे वो एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट टू द सराउंडिंग, ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे। कंडीशन है ना आइसोथर्मल प्रोसेस की कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। टेम्परेचर तब भी कांस्टेंट रहेगा ना जब इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी तो जो हीट मतलब इसमें प्रोड्यूस होगी ना वो कंप्रेशन करने से, पिस्टन को डाउनवर्ड मूव करने से, वो सारी की सारी हीट जो है वो एनर्जी बाहर खारिज कर देगा, ठीक है। इस सूरत में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और जो हमारी इक्वेशन है वो बन जाएगी Q बराबर है माइनस डब्ल्यू। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन के केस में इक्वेशन Q बराबर है प्लस डब्ल्यू होती है और आइसोथर्मल कंप्रेशन में Q बराबर है माइनस डब्ल्यू होगा। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हम सिस्टम में हीट ऐड करते हैं ताकि गैस एक्सपैंड करे, सिस्टम मतलब सराउंडिंग के ऊपर वर्क करे। और आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होता है, सिस्टम हीट जो है वो रिलीज करता है, उसमें वो गेन करता है सिस्टम हीट और इसमें रिलीज करता है। कंप्रेशन में रिलीज होती है हीट, ठीक है, और एक्सपेंशन में हीट सिस्टम ऐड करता है अपने अंदर, ठीक है। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा।
तो अब हमारी बुक पे जैसे कि ग्राफ बना हुआ है, पीवी ग्राफ है, उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। लेट हमारे पास जो गैस का जो इनिशियल प्रेशर है वो है P1, ठीक है। यहाँ पे P1 को इनिशियल प्रेशर है और जो वॉल्यूम है इनिशियल गैस का वो है V1। फिर हम गैस को कहते हैं अलाउ कि वो एक्सपैंड करे, ठीक है। जब एक्सपैंड करेगी प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो गया है, लेट जो प्रेशर जो है वो अब हो गया है वो है P2, ठीक है जी। तो अब प्रेशर जब डिक्रीज हुआ है तो हमने पढ़ा हुआ है बॉयल लॉ की कंडीशन को ये ओबे कर रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फिर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो फिर इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम फिर वो इंक्रीज होके V2 पे, वॉल्यूम इधर है ना, तो इधर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, वो डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम साथ ही इंक्रीज हो जाएगा। तो अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऐसी कर्व ना बन जाएगी, ठीक है। ये जो होते हैं ना आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, चाहे आइसोथर्मल कंप्रेशन है, ये ना बड़े स्लो प्रोसेस होते हैं, ताकि ना हमें टाइम मिल जाए कि हम हीट ऐड कर सकें और हीट जो है वो सिस्टम रिलीज कर सके। हमने देखा ना इसमें या तो हीट ऐड होती है आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए और आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए सिस्टम से हीट जो है वो बाहर आती है, ताकि इस काम के लिए ना बड़ा टाइम चाहिए होता है, तो ये स्लोली प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो इनके कर्व होते हैं ना वो इतने ज़्यादा स्टीपर नहीं होते, उनकी जो स्लोप होती है ना वो ज़्यादा शार्प नहीं होती। अगरचे मेरे से थोड़ी ज़्यादा शार्प बन गई है, लेकिन बुक पे जो है जैसे बनी हुई है आपने उसको ही फॉलो करना है। वो इनकी जो स्लोप होती है ना वो कम शार्प होती है, ठीक है। ये स्लो प्रोसेस होते हैं। तो आइसोथर्मल जो ग्राफ की स्लोप है वो शार्प कम इसलिए होती है क्योंकि वो स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। इस कर्व को हम क्या कहते हैं, इस कर्व को बोलते हैं आइसोथर्म, ठीक है। तो ये हमारा था आइसोथर्मल प्रोसेस। अब हम दूसरी जो एप्लीकेशन है ना एडियाबैटिक प्रोसेस, उसको जरा डील करते हैं। अब जो दूसरा प्रोसेस है वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक को अगर हम वर्ड का मतलब समझें, एडियाबैटिक का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है कैन नॉट क्रॉस, जो क्रॉस ना कर सके, ठीक है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ना तो सिस्टम में हीट एंटर होती है, ना सिस्टम से हीट जो है वो लीव कर सकती है सराउंडिंग में, ठीक है। मतलब हमने इसमें अपने सिस्टम को सराउंडिंग से आइसोलेट कर देना है, उनके दरमियान कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगी। तो डेफिनेशन देखें, a process in which no heat enters or leave the system is called adiabatic process। तो adiabatic process एक वो प्रोसेस है जिसमें सिस्टम से ना हीट एंटर होगी सिस्टम में, ना उससे बाहर रिलीज हो पाएगी, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। अब जैसे वहां पे जो कंडीशन फुलफिल होती थी वो कौन सी होती थी, वो होती थी बॉयल लॉ की, जिसमें हम होता है पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो फिर ये जो एडियाबैटिक प्रोसेस है ये कौन सी कंडीशन को फुलफिल करता है, ये कंडीशन को फुलफिल करता है पी वी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। उसमें गैमा नहीं आता, पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट वो बॉयल लॉ आइसोथर्मल उसको ओबे करता है। ये जो है ये पी वी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये एडियाबैटिक प्रोसेस की जो है ये इक्वेशन है। जैसे बॉयल लॉ है ना वो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ये एडियाबैटिक लॉ पी वी गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये गैमा क्या है, गैमा है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम सी पी ओवर सी वी, ठीक है। इसको यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया गया, हो सकता है आगे बुक में किसी टॉपिक में एक्सप्लेन किया गया हो, लिहाजा इसको हम अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम वो कोई नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब जो Q है वो हमारा क्या हो जाएगा फिर इसमें, वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक पे अप्लाई करें, क्योंकि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की एप्लीकेशन है ना, तो फिर जाहिर बात है उस पर अप्लाई तो करना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या है, Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं। अब Q चुके हो गया जीरो, तो यहाँ पे जीरो पुट कर दें, Q जीरो इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। तो ये प्लस डब्ल्यू अगर हम उधर ले जाएं तो हमारे पास बन जाएगा डेल यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। मतलब ये हो गया कि हमारे पास यहाँ पे जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो नेगेटिव है।
तो अब जैसे हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन और आइसोथर्मल कंप्रेशन देखी थी, तो अब हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन देखते हैं और इस तरह एडियाबैटिक कंप्रेशन देखेंगे। ठीक है, अब हम वही डायग्राम कंसीडर करते हैं। लेट हमारा जो सिस्टम है वो एक्सपैंड कर रहा है। अब जो एक्सपैंड कर रहा है वो है एडियाबैटिकली एक्सपैंड कर रहा है। अब एडियाबैटिकली एक्सपैंड का मतलब ये है कि उसके अंदर हीट हम एंटर नहीं कर रहे। लास्ट टाइम हमने देखी वो हीट एंटर करवाई थी, सिस्टम एक्सपैंड किया था। यहाँ पे तो हीट एंटर और लीव द सिस्टम हो ही नहीं सकती। तो मतलब जो फिर यहाँ पे एक्सपेंशन होगी वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगी। मतलब सिस्टम जो है अपनी अंदर जो खुद की एनर्जी है ना, गैस मालिक्यूल्स के पास, वो एनर्जी को यूज करेगा, अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करेगा और जो है वो एक्सपैंड करेगा, पिस्टन को अपवर्ड मूव करेगा। जब सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी यूज करेगा, इसका मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी। अब जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी तो उस सूरत में जारी बात है फिर टेम्परेचर, डायरेक्ट रिलेशन है इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर का। देखना मैंने लिखा हुआ टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे टेम्परेचर तो फिर डिक्रीज होगा। ठीक है ना, जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो यहाँ पे वो कंडीशन कोई नहीं है ना आइसोथर्मल वाली, यहाँ टेम्परेचर तो कांस्टेंट वाली बात ही कोई नहीं। तो इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो गया तो कोई मसला नहीं है। अब टेम्परेचर अगर डिक्रीज हुआ है ना एडियाबैटिक एक्सपेंशन में, तो इंक्रीज भी होगा। अब देखिए अगर हम इसके ऊपर एडियाबैटिक एक्सपेंशन तो हमने देख लिया, अब अगर हम एडियाबैटिक कंप्रेशन करें, मतलब ठीक है ना, अब हम पिस्टन को डाउनवर्ड मूव करें, गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर वर्क करें। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब ऑन द सिस्टम वर्क हो रहा है तो वो नेगेटिव होता है। तो अब हमारी जो इक्वेशन है नीचे आई थी हमारे पास, डेल यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, क्योंकि अब हम ऑन द सिस्टम वर्क कर रहे हैं ना, ऑन द सिस्टम वर्क आपको पता है नेगेटिव वर्क होता है। तो अब हमें W को रिप्लेस कर देना माइनस डब्ल्यू से। ठीक है, डेल यू इज इक्वल टू माइनस एज इट इज, इस W को आप रिप्लेस करो माइनस डब्ल्यू से। तो जब आप इसको करोगे तो वहां पर आ जाएगा डेल यू इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो मतलब एडियाबैटिक कंप्रेशन की जो इक्वेशन है वो है डेल यू इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू, और जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन की इक्वेशन थी वो थी डेल यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ये एक और एमसीक्यू आ गया आपके पास। अब यहाँ पे देखें ये पॉजिटिव है, इसका मतलब आप सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। पहले केस में एडियाबैटिक एक्सपेंशन में इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई थी, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ था। अब यहाँ इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है तो टेम्परेचर भी फिर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर कम हुआ था तो बढ़ भी गया है। अब अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो इसका जो ग्राफ है ना, ये देखें किताब पे ऐसे बना हुआ है, उन्होंने आइसोथर्म के साथ कंपेयर करके बनाया कि एडियाबैटिक का जो ग्राफ है ना वो ज़्यादा स्टीपर होता है। ठीक है, वो स्टीपर क्यों होता है, वो स्टीपर इसलिए होता है कि क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है ना ये हम बड़ा तेजी से कर रहे होते हैं। एडियाबैटिक कंप्रेशन भी तेजी से करते हैं और एडियाबैटिक एक्सपेंशन भी तेजी से करते हैं ताकि हम हीट को ट्रैप कर सके, क्योंकि हीट जो है इस प्रोसेस में ना एंटर होनी होती है ना लीव होनी होती है। तो हीट को ट्रैप करने के लिए ये प्रोसेस बड़ा फास्ट किया जाता है। अब फास्ट करने की वजह से जो कर्व होती है ना इसकी, वो स्टीपर होती है एज कम्पेयर टू आइसोथर्म। आइसोथर्म चूंकि स्लो प्रोसेस है उसकी कर्व स्टीपर नहीं होती। ठीक है, तो ये देखिए ये एडियाबैटिक कर्व एडियाबैट है, इसकी जो कर्व है उसको एडियाबैट कहते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस की कर्व को हम आइसोथर्म कहते हैं। आइसोथर्म जो है वो स्टीपर लेस है, ये ज्यादा स्टीपर है। क्यों ज्यादा स्टीपर है, बिकॉज एडियाबैटिक प्रोसेस इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस। ठीक है, तो अब आपने इसको लिखना कैसे है, रिटर्न लेक्चर आपके साथ शेयर किया जा रहा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसके रिटर्न नोट्स खुद लिखे हैं। मैंने कहा ताकि मैं आपसे शेयर कर सकूँ। जो मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताए हैं ना अंदर, वो भी मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। कोई बात नहीं, अगर आपने अभी तक बुक पे अंडरलाइन नहीं किए तो आप कर लीजिएगा। लें जी, ऐसे करके आप इसको लिखना स्टार्ट कर देंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे जैसे कि यहाँ पे लिखी गई है। ये सारी ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुकी है, आपने सिर्फ अब जो है इसको लिख लेना है। उसके बाद ये नेक्स्ट, ये वो एमसीक्यू जो है, ये मैंने इसको ब्लैक से हाईलाइट कर दिया कि एमसीक्यू में जो चीजें, आइसोथर्मल एक्सपेंशन की इक्वेशन और आइसोथर्मल कंप्रेशन की इक्वेशन क्या होगी। उसके बाद आइसोथर्मल एक्सपेंशन और आइसोथर्मल कंप्रेशन की डेफिनेशन भी मैंने नीचे लिख दी है। वैसे ये बुक पे नहीं लिखी हुई है, आपकी मालूमात के लिए लिखी है ताकि आपको पता हो आइसोथर्मल एक्सपेंशन और आइसोथर्मल कंप्रेशन होती क्या है।
ये उसके बाद कर्व है, इसकी आइसोथर्मल प्रोसेस की कर्व है। फिर उसके बाद ये एडियाबैटिक प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। फिर उसकी एक्सप्लेनेशन, ये एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन एग्जांपल्स हैं कुछ। रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम बर्स्ट टायर, जब टायर बर्स्ट होता है ना तो उसकी जो एयर जो है बड़ी तेजी से एस्केप आउट होती है। हमने पढ़ा हुआ एडियाबैटिक जो है प्रोसेस बड़ा फास्ट प्रोसेस है। तो जितनी भी डेली लाइफ में एग्जांपल फास्ट प्रोसेस की है ना वो इसकी एग्जांपल होंगी। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड इन द एटमॉस्फेयर, ये भी बड़ा फास्ट प्रोसेस होता है। इस तरह रैपिड एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ एयर व्हेन साउंड वेव्स पास थ्रू इट, ये एग्जांपल आप दे सकते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की भी। उसके बाद ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन की डेफिनेशन भी मैंने लिख दी हैं ताकि आपको नॉलेज में आपके इजाफा हो, ताकि आपको पता चले कि ये क्या होते हैं डिफाइन, अगर कोई पूछ ले तो। एंड पे मैंने ये कंपैरिजन किया, ये कंपैरिजन बड़ा ज़बरदस्त है। ये सारे एमसीक्यूज़ के पॉइंट हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है और एडियाबैटिक में क्या होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसमें हीट कांस्टेंट है। यहाँ डेल टी डेल यू जीरो होते हैं, वहाँ डेल क्यू जीरो होता है। यहाँ की जो इक्वेशन है वो क्यू बराबर है डब्ल्यू है, वहाँ डब्ल्यू बराबर है माइनस डेल यू है। यहाँ पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट बॉयल लॉ यूज होता है, वहाँ एडियाबैटिक लॉ यूज होता है, पी वी गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। और इसमें जो स्पेसिफिक हीट है वो इन्फिनिटी होती है और उसमें जो स्पेसिफिक हीट है वो जीरो होती है। और ये स्लो प्रोसेस है, वो फास्ट प्रोसेस है। तो ये कंपैरिजन है, ये सारे एमसीक्यू के पॉइंट है, बड़े काम आएंगे इंशाल्लाह आपके। तो ये लेक्चर आज से कंप्लीट हुआ, उम्मीद है टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।